हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा था, मियोसिस जब हमने कंप्लीट किया था कि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो क्लास 12 से होगा, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ऐसे भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो बोर्ड पे लिखा हुआ आपको नज़र भी आ रहा होगा। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है, आपके एनसीईआरटी का यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जेनेटिक्स देखेंगे। और जेनेटिक्स में जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज जानना होगा, ठीक है, कि जेनेटिक्स क्या होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होते हैं? तो जेनेटिक्स सिंपल सी बात है, सिंपल सा आप कह सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है जेनेटिक्स का कि आप कह सकते हैं कि जेनेटिक्स deals with inheritance and variation। क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक्स डील्स विथ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके अलावे भी हम कह सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में, कलेक्टिव स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। क्या बोल सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं कि जेनेटिक्स डील्स विथ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, या तो हम कह सकते हैं कि कलेक्टिव स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो हमारे पास जेनेटिक्स से रिलेटेड दो वर्ड आते हैं, आप देख रहे होंगे। एक है इनहेरिटेंस और दूसरा क्या है, वेरिएशन। ठीक है, यानी ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है, ये दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है ना। तो इनहेरिटेंस कहने का मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस, यानी सिंपल सी बात है, इनहेरिटेंस कहने का मतलब क्या हुआ, इनहेरिटेंस कहने का मतलब क्या हुआ, द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर या कैरेक्टर्स, एक सिंगल थोड़ी होता है, कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी वैसा प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है कि कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं उसको, इनहेरिटेंस बोलते हैं, या इसी को हम हेरिडिटरी बोलते भी है, हेरिडिटी। समझ में आई बात, जिसको हम हेरिडिटरी मटेरियल, जो कि डीएनए को हम कंसीडर करते हैं। तो वैसा प्रोसेस जिससे क्या होता है कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर पास ऑन होते हैं। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है कि जैसे आप देखोगे कि आप अपने पेरेंट से रिजेंबल करते हो, नॉट कंप्लीटली, ठीक है, लेकिन सम कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आंखों की कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है, हाइट हो गया, ठीक है, ईयर लॉब्स हो गए। तो ये सब कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, कुछ फेसियल जो हो गए, तो ये सब कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो पेरेंट से हमें क्या कहते हैं, मिलता है। ठीक है, अब जैसे अब मान लो, जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में
ठीक है ना, इस पूरे वर्ल्ड में हम लोग जो हैं एक दूसरे से सिमिलैरिटीज हमारा कितना है, 99.99%, ये हम सिमिलर है। ठीक है, डिफरेंस कितना है, 0.01%। कितना डिफरेंस है, 0.01%। यानी ये क्या है, सिमिलैरिटी है और ये क्या है, डिफरेंस है। तो आप देख सकते हो कि ये जो 0.10% जो डिफरेंस है, ये हर इंडिविजुअल को अपनी आइडेंटिटी देता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब बात करते हैं हम वेरिएशन की। ठीक है, तो वेरिएशन जो होता है, अब वेरिएशन क्या होते हैं, जैसे कि वेरिएशन का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, वेरिएशन इज द डिग्री by which progeny differ from its parents। वेरिएशन क्या है कि वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोगेनी डिफर्स फ्रॉम इट्स पेरेंट्स, है ना। यानी आप सिंपल सी बात है, हेरिडिटरी और इनहेरिटेंस क्या था, सिंपल सी बात है क्या था, तो वो कैरेक्टर क्या था, वो था कि ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, और इनहेरिटेंस। और दूसरा क्या था, वेरिएशन। तो वेरिएशन कहने का मतलब इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज हैव सम डिफरेंसेस, दीज आर कॉल्ड वेरिएशन, दीज आर कॉल्ड वेरिएशन। अब जैसे देखो क्या होता है कि सेम स्पेसीज में भैया दो हाथ हमारे भी है, दो हाथ अगर मान लेते हैं, अपने पेरेंट्स ही बात करते हैं, तो दो हाथ दो पैर सब कुछ है, लेकिन कुछ तो वेरिएशन है। ठीक है, वो वेरिएशन क्या है, कुछ तो वेरिएशन है। तो वही वेरिएशन जो है ना, वो इंडिविजुअल की अपनी आइडेंटिटी देता है। जैसे आप देखो, सिंपल सी बात है, हम थोड़ा वेरिएशन पे डिस्कशन करेंगे। तो वेरिएशन जो होता है वो बेसिकली बेटा दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वेरिएशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है सोमैटिक वेरिएशन और दूसरा होता है जर्मिनल, और इसी को बोलते हैं ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। ठीक है, तो सोमैटिक वेरिएशन जो है, सोमैटिक वेरिएशन कहने का मतलब क्या हुआ, सोमैटिक वेरिएशन जो है दैट इज नॉन इनहेरिटेबल, यानी ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। अगर मान लेते हैं किसी पेरेंट्स का किसी का हाथ कटा हुआ, तो ऐसा थोड़ी कि बच्चे में वो आ जाएगा, नहीं, समझ में आई बात, वो नहीं आएगा। जबकि ये जो जर्मिनल और ब्लास्टोजेनिक है, ये क्या होगा, ट्रांसफर टू नेक्स्ट जेनरेशन। क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर टू नेक्स्ट जेनरेशन। नेक्स्ट जेनरेशन। अब ये नेक्स्ट जनरेशन क्यों होंगे, क्योंकि इनका जो करियर है, वो करियर कौन है, इनका करियर जो है वो सिंपल सी बात है, कौन है, गैमेट्स। ठीक है, और गैमेट्स मेल एंड फीमेल, और ये दोनों जब मिलते हैं तो एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। अब जैसे जर्मिनल और ब्लास्टोजेनिक जो वेरिएशन है, ये जर्मिनल और ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन भी दो टाइप के होते हैं। अब कौन कौन सा है, एक है कंटिन्यूअस वेरिएशन और दूसरा क्या है,
डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। अब कंटिन्यूअस वेरिएशन जो होता है ना, वो कंटिन्यूअस वेरिएशन नेचर में चलते रहता है। समझ में आई बात? कंटिन्यूअस वेरिएशन नेचर में होते रहता है। ये किसके कारण होता है? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर के कारण, जो कि हम आगे डिस्कशन करेंगे। और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जो होता है वो ड्यू टू म्यूटेशन के कारण होता है। अब म्यूटेशन से आप फैमिलियर होंगे, यानी सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। समझ में आई बात? अब म्यूटेशन के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं, ठीक है, फूड बिहेवियर भी होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कोई सिंगल फैक्टर नहीं होता है म्यूटेशन का। तो वो क्या कर दिया? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कर दिया। समझ में? मतलब पिछले जनरेशन में वो नहीं था, नए जनरेशन में वो अपीयर हो गया, तो आगे आने वाले पूरे जनरेशन में वो अपीयर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो दैट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। अब आगे देखते हैं। अब जैसे कि बात करते हैं, अब ये जो है एक्चुअल में जो जेनेटिक्स टर्म आया, ये जेनेटिक टर्म्स आया कहां से? तो जेनेटिक टर्म्स कम्स फ्रॉम जीन। कहां से आया? जीन, ठीक है। और बेसिकली टर्म जेनेटिक्स देने वाले साइंटिस्ट का नाम था, क्या नाम था? बैटसन। क्या नाम था? बैटसन, ठीक है। तो बैटसन जो टर्म दिया था, ठीक है, ठीक है, इसको कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा W बैटसन। इसके कारण इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। क्यों बोले? क्योंकि फादर ऑफ, एक्चुअल में अगर हम देखें तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसको कंसीडर करते हैं? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है हम कंसीडर करते हैं किसको? जीजे मेंडल को। किसको कंसीडर करते हैं? जीजे मेंडल को, ठीक है। किसको? ग्रेगोर जॉन मेंडल। किसको कंसीडर करते हैं? जीजे मेंडल को। तो क्या है इसका नाम पूरा? ग्रेगोर जॉन मेंडल। तो एक्चुअल में मेंडल ने कभी भी जीन वर्ड यूज नहीं किया था। क्या नहीं यूज किया था? जीन वर्ड यूज नहीं किया था। समझ में आई बात? और जो बैटसन ने है उसने जीन वर्ड यूज किया, इसीलिए इसको हम कंसीडर करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। और चूंकि जीजे मेंडल ने फैक्टर वर्ड दिया था, इसीलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो जीजे मेंडल को हम कंसीडर करते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात है कि ये जीन टर्म जो है ये किसने दिया? तो जीन जो टर्म है वो देने वाले साइंटिस्ट का नाम है टर्म जीन गिवन बाय, किसने दिया था? जॉनसन ने। किसने दिया था? जॉनसन ने। अब बात करते हैं बेसिकली जेनेटिक्स जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। किस में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में, ठीक है। पहला है मेंडेलियन जेनेटिक्स, ठीक है। दूसरा है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और तीसरा है इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स देखने से पहले, मेंडल आने से पहले बहुत सारे प्री मेंडलिज्म थ्योरी था, जिसको याद रखने से कोई फायदा है नहीं, वो कब का खत्म हो गया। तो हमको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो किसके बारे में जानना है? वो जानना है
मेंडलिज्म, यानी मेंडल ने क्या क्या काम किया था। मॉलिक्यूलर में हम डीएनए एंड आरएनए के बारे में पढ़ते हैं, है ना, और इवोल्यूशनरी में हम इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट सेगमेंट में हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेंडलिज्म के बारे में, ठीक है। तो मेंडलिज्म जाने से पहले हमको मेंडल के बारे में जानना होगा कि एक्चुअल में मेंडल साहब कौन थे, ठीक है, कौन थे। तो मेंडल, ठीक है, इनका लाइफ हिस्ट्री इंट्रोडक्शन में, तो एक्चुअल में जो मेंडल थे वो क्या थे, आपको याद रखना होगा, ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, ठीक है। ये कोई बेसिकली साइंटिस्ट वगैरह नहीं थे, ये मॉन्क थे। ये कब जन्म लिए थे, तो 3 चीज याद रखना, बॉर्न इन 1822, ठीक है। दूसरा, इनका जो लॉ पब्लिश्ड हुआ था, पब्लिश्ड इन 1865, और तीसरा, मेंडल साहब डाइड इन 1884। ये 3 टर्म है, ठीक है। समझ में आई बात कि मेंडल कौन थे, तो मेंडल ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। मेंडल का जो बॉर्न हुआ वो कब हुआ, 1822 में हुआ, है ना। तो 1822 में जब मेंडल का जो बॉर्न हुआ, या ठीक है, तो 1822 में कब हुआ, तो 1822 में आपको याद रखना होगा जुलाई 22 को, ठीक है। प्लेस वगैरह पूछता नहीं है, ठीक है, प्लेस वगैरह पूछता नहीं है, लेकिन बॉर्न इन 1822 एट, कहाँ बेसिकली ये जन्म लिए थे, तो जन्म लिए थे ये ऑस्ट्रिया में। कहाँ जन्म लिए थे, ऑस्ट्रिया में, तो आपको याद रखना होगा। सिलेशिया विलेज का नाम है, सिलेशिया गांव में इनका जन्म लिया था, और हैंजेंडॉर्फ प्लेस का नाम है जहां पे इनका जन्म हुआ था। समझ में आई बात। बेसिकली मेंडल जो है 1856 से 57, ठीक है, उन्होंने क्या कर लिया, और कंटिन्यू 1865 तक इन्होंने पी प्लांट पे काम किया था। किस पे काम किया था, वर्क ऑन पी प्लांट, ठीक है। अब पी प्लांट पे ही क्यों काम किया था वो मैं बताऊंगा, पी प्लांट पे ही क्यों काम किया था। समझ में आई बात। अब इनका जो लॉ है वो पब्लिश्ड हुआ था वेरियस साइंस जर्नल में, नेचर फॉर सेंडर वेरियर साइंस जर्नल का उनका नाम था, जो कि वो जर्नल जो है वो पब्लिश्ड किया गया था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो, ठीक है ना, ब्रोने। समझ में आई बात। दूसरी चीज, मेंडल के जो काम थे वो बेसिकली, मेंडल का काम बहुत दिनों तक हिडन भी रहा था, और वो क्यों हिडन रहा था ये सब हम आगे के क्लासों में, आगे के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेंडल का शॉर्ट टर्म इंट्रोडक्शन हो गया, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।